बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कहानियों का आगाज करेंगे। आज के बच्चे, आज की कहानियां। और ये कहानियां बच्चों के लिए भी हैं और वालिदैन पे भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो इन्हें सुने और अपने बच्चों के साथ इन कहानियों पे बात करें, इन कहानियों पे गुफ्तगू करें कि इन कहानियों का लिखने का जो मुहर्रिक है, वजह है, मकसद है कि हम अपने बच्चों में अच्छे आदाब, अच्छे अखलाकियात पैदा कर सकें। तो आगाज करते हैं। पहली कहानी, अदब और नसीब, तहरीर जवाद इकबाल। ये कहानी हमारे स्कूल के चौकीदार चचा नसीब की है, जो पिछले कई सालों से स्कूल के चौकीदार चले आ रहे थे। वो हमेशा हम बच्चों को मुस्कुरा कर मिलते और अपनी निगरानी में हमें घर वापसी के लिए गाड़ी में सवार करते। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानी की थी कि चचा नसीब की उम्र के ज्यादातर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। हालांकि चचा नसीब तो एक अच्छे आदमी थे, वो बहुत ज़हीन भी थे। इनको गुजरे वक्तों की बातें सन और तारीख के हिसाब से याद थीं। स्कूल के माली बाबा और नायब कासद तो उनकी तरह ज़हीन न थे। नसीब चचा न सिर्फ चौकीदार थे, बल्कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का काम भी जानते थे। जरूरत पड़ने पर वो स्कूल की बस भी चला लेते थे। कौन सा काम था जो वो नहीं जानते थे? ये तमाम बातें मेरी हैरत में इजाफा करती थी कि चचा नसीब इन सारी खूबियों और सलाहियतों के बावजूद बस स्कूल के चौकीदार ही क्यों बने। कभी इतना वक्त नहीं मिला था कि उनसे मैं ये बात पूछ सकूं। एक मर्तबा जब हम लोग सालाना बज़्म अदब की तैयारियों में मसरूफ थे, तो चचा नसीब भी हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे अपनी हैरत बयान की और उनकी कहानी पूछ ली। चचा नसीब मुस्कुराए और कहा, बेटा इस बात को रहने दो, ये अदब और नसीब की कहानी है। हम बज़्म अदब की तैयारी कर रहे थे और चचा नसीब हमारी इन तैयारियों में हमारे साथ थे। मैंने सोचा वो कोई मजाक कर रहे हैं। मेरे इसरार करने पर उन्होंने कहा, बेटा तुम समझदार बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कहानी से सबक हासिल करोगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे जो क्लास में ज्यादा संजीदा और समझदार बच्चे समझे जाते थे। हम खामोशी से नसीब चचा के सामने बैठ गए और चचा नसीब ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। मैं शुरू से ही एक ज़हीन बल्कि फतीन बच्चा था। घर और स्कूल में मेरी ज़हानत और फतानत की तारीफ होती थी। इस तारीफ ने मुझे बिगाड़ना शुरू कर दिया। मैं खुद को अफलातून समझना शुरू हो गया था। उन दिनों मास्टर रशीद साहिब स्कूल में अंग्रेजी के उस्ताद थे। वो बहुत ही ज़हीन और मेहनती उस्ताद थे। वो बच्चों से प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन न जाने मुझे वो क्यों नहीं अच्छे लगते थे। मैं उनकी क्लास में शरारतें करता था। उन्होंने कभी सख्ती नहीं की थी, इसलिए मुझे प्यार से समझाते थे। मुझे इस बात का बहुत घमंड था कि मैं बहुत ज़हीन और लायक हूं। बच्चे और असातिज़ा मेरी ज़हानत की तारीफ करते थे। मैंने मास्टर रशीद साहब के सबक पर तवज्जो देना भी छोड़ दी थी। एक मर्तबा होमवर्क न करने पर उन्होंने न सिर्फ मुझे डांटा, बल्कि मुझे कहा कि बेंच पर खड़ा हो जाऊं। ये सबसे बड़ी सजा थी जो वो अपने शागिर्दों को बवक्त जरूरत दिया करते थे। हालांकि दूसरे असातिज़ा तो लड़कों को मुर्गा बनाने और छड़ियां
मुर्गा बनाते और छड़ियां मारा करते थे। मैंने बेंच पर खड़ा होने से साफ इनकार कर दिया और मास्टर साहिब के आगे जुबान चलाने लगा। उन्होंने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ रसीद किया और क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं सीधा घर आन पहुंचा और अपने अब्बा से कहा कि मास्टर रशीद साहब ने मुझे बहुत मारा है। मेरे अब्बा ने मेरी बात का यकीन कर लिया और वो मेरे साथ स्कूल पहुंचे और मास्टर रशीद साहब की बहुत बेइज्जती की। मास्टर साहिब के हेड मास्टर साहिब के कहने पर मास्टर रशीद साहिब ने दोबारा अपनी क्लास में बिठा लिया, मगर ये कहा, बेअदब बेनसीब। वो मुझे ना तो क्लास में सबक याद करने का कहते और ना ही मुझे बुलाते। मैं 2-4 दिनों बाद मास्टर रशीद साहिब के मुतल्लिक बढ़ा चढ़ाकर अपने अब्बा को शिकायत की। मेरे अब्बा चूंकि महकमा माल में अफसर थे, इसलिए उन्होंने एक मरतबा फिर मास्टर रशीद साहिब को बेइज्जत किया और फिर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके उनका तबादला करा दिया। अब तो मैं बाकी असातिज़ा बल्कि हेडमास्टर साहिब को भी खातिर में नहीं लाता था। इस तमाम तर बिगाड़ का नतीजा ये निकला कि मैं, जो कि स्कूल का लायक तरीन बच्चा था, जिसके मुताल्लिक ये कहा जाता था कि मैं बोर्ड में टॉप करूंगा, मैट्रिक में फेल हो गया। इसके बाद मेरे अब्बा ने बहुत सिफारिशें लगाई और मुझे नकल करा के पास कराने की कोशिश की, मगर मेरा तो इम्तिहान में बैठने का भी दिल नहीं चाहता था। मैंने जहां असातिज़ा के साथ बदतमीजी शुरू की थी, वहां अपने वालिदैन के साथ भी बुरे तरीके से पेश आता था। मुझे किसी बड़े छोटे का कोई लिहाज न था। उसके बाद मेरे अब्बा ने अपने दोस्तों के मशवरे से कोई हुनर सिखाने की कोशिश की। मैं हुनर भी सीखता, मगर मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। मैंने बहुत से काम सीखे और बहुत से काम किए, मगर मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं आई थी। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कराई, 2 बच्चे हुए और मैं मुल्क से बाहर चला गया। मुल्क से बाहर भी बहुत सारे काम किए, मगर मैं किसी मैदान में अपना मकाम न बना सका। मुझे कुदरत ने सलाहियतें बहुत दी थी, मुझे जहानत और फतानत से नवाजा था, मगर मैंने बड़ों की बेअदबी से अपने नसीब को बिगाड़ दिया था। हालांकि मेरा नाम गुल नसीब था। 10 साल पहले मुझे इस बात का शदीद एहसास हुआ कि मेरी बदनसीबी की असल वजह बेअदबी और गुरूर है। मुझे मास्टर रशीद साहिब की बात पूरे सियाको सबात के साथ याद आई। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मैं उसी स्कूल की तरफ वापस आया जहां से मास्टर रशीद साहब का तबादला कराया गया था, जहां मैं बेअदब और मगरूर हो गया था और मैंने असातिज़ा और वालिदैन की बेअदबी का आगाज किया था। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और यहां आकर चौकीदार के तौर पर काम शुरू कर दिया, ताकि मैं अपने गुरूर को खत्म कर सकूं और अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं। बेटा, मैं अपने बच्चों की तरह तुम्हें ये नसीहत करता हूं कि जिंदगी में न तो अपनी सलाहियतों और जहानत पर गुरूर करना और ना ही वालिदैन और असातिज़ा की बेअदबी करना। नसीब से सा की बातें हमारे दिल में उतर चुकी थीं। वो उठकर बाहर गेट की तरफ चले गए और हमने बज़्म अदब की तैयारियां शुरू कर दी।